मुजान अपने आप को एक ककून में कैद कर लेता है ताकि वो तमायो की मेडिसिन को डिसॉल्व कर सके। लेडी तमायो भी उधर ही फंसी हुई थी। मुजान उसको भी एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे लेडी तमायो को इतना दर्द हो रहा होता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और मदद मांगने लगती हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर कागिया की बेटी कुनाई को, जो इन्फिनिटी कैसल की आउटलाइनिंग ड्रा कर रही थी, लेकिन सडनली उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है जो अभी अभी मारी गई थी। बट उसका भाई केरिया उसे रोने से रोकता है और उसे बोलता है रोने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ज़रूर जीतेंगे। फिर हम देखते हैं कैनगन और रेनगोकू के पिता को, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। कैनगन बोलता है इतना छोटा होने के बावजूद केरिया कितना मैच्योर है, और वहाँ पे ओकोटाकी भी नाजुको का ख्याल रख रहे थे। उन्होंने नाजुको को तमाए की मेडिसिन दे दी थी ताकि नाजुको डीमन से इंसान बन जाए। नाजुको भी धीरे धीरे इंसान बन रही थी। ये देख और ओकोटाकी सोचने लगता है अगर नाजुको इंसान बन गई तो मुजान का धूप में चलने का सपना सपना ही रह जाएगा। तंजीरो नाजुको तुम हिम्मत मत हारना। फिर इन्फिनिटी कैसल का सीन आता है और हम देखते हैं तंजीरो और ग्यू अकाजा से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी तंजीरो हिनोकामी का बुरा फायर व्हील यूज करता है जिससे अकाजा का हाथ कट जाता है, लेकिन अकाजा अपने हाथ को इंस्टेंट रीजनरेट करके तंजीरो पर अटैक कर देता है। तंजीरो भी सन ब्रीदिंग फेक रेनबो यूज करके उससे बच जाता है, जो देख अकाजा भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके इतने पावरफुल अटैक से ना ही वो बच गया था बल्कि उसने उसके चेहरे पर एक कट भी मार दिया था। और वहीं खड़ा ग्यू तानजीरो की पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाता है और ग्यू को याद आता है तानजीरो पहले कितना कमज़ोर था, लेकिन अब तानजीरो को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो एक हाशिरा लेवल पे है। और फिर अकाजा को रेनबोकू की बात याद आती है कि तानजीरो कमज़ोर नहीं है। फिर अकाजा टेक्निक डिप्लॉयमेंट यूज़ करते हुए तानजीरो को बोलता है अब मैं भी सीरियस होके लड़ूंगा। लेकिन तभी क्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म डांस ऑफ स्विफ्ट करंट को यूज़ करता है और अकाजा को कंफ्यूज करने लगता है। तभी अकाजा समझ जाता है ये कोई वाटर हशीरा है और बताता है उसने पिछले 50 सालों से किसी वाटर हशीरा से फाइट नहीं की है। फिर अकाजा अपने पावरफुल अटैक डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज़ करता है, लेकिन ग्यू वाटर ब्रीथिंग 11th फॉर्म से उसके अटैक को नलीफाई कर देता है, जिसे देखकर अकाजा भी चौंक जाता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। फिर तानजीरो अकाजा पर हमला कर देता है, जिसको अकाजा डॉज कर देता है और तानजीरो पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वो तानजीरो की गर्दन काटने ही वाला था। तभी ग्यू अकाजा का हाथ काट देता है। फिर तानजीरो और ग्यू दोनों अकाजा पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अकाजा फिर से डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज़ करते हुए तानजीरो को घायल कर देता है और फिर वो तानजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उधर ग्यू आ जाता है और तानजीरो को बचा लेता है। फिर अकाजा ग्यू की तारीफ करते हुए उसका नाम पूछने लगता है, जैसा वो अपने हर अपोनेंट के साथ करता है। बट ग्यू बोलता है मुझे डीमंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी अकाजा ग्यू पे फ्लोइंग लाइट फ्लैश का अटैक करता है और ग्यू को एक किक मार देता है, जिससे ग्यू कई सारी दीवारें तोड़ता हुआ कैसल के दूसरी ओर जाके गिरता है। तंजीरो ये देख के चिल्लाता है ग्यू सान। ये सुनकर अकाजा उसके पास आकर बोलता है अच्छा तो उसका नाम ग्यू है। फिर अकाजा तानजीरो पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में तानजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग बोन बर्निंग सन, लेकिन अकाजा का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके झटके से ही तानजीरो दीवार पर जा लगता है। फिर अकाजा उसकी तारीफ करते हुए बोलता है तुम बहुत ही कम टाइम में बहुत पावरफुल हो चुके हो। फिर वो रेनगोकू के बारे में बोलता है अगर उस दिन वो बेवकूफ़ मेरी बात मान लेता तो आज वो भी एक डीमन होता और उसका कमाल का टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें इतनी अकल कहाँ थी। जिसे सुनकर तानजीरो गुस्से में आ जाता है और बोलता है अपनी बकवास बंद करो। अकाजा उसे बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं अपने अपोनेंट्स की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो कमज़ोर हैं तो उनकी बेइज्जती होनी ही चाहिए।
और तो और मुझे कमज़ोर लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। मैं चाहता हूँ इस दुनिया से सारे कमज़ोर मिट जाएँ। जिसे सुनकर तंजीरो बोलता है, तुम भी तो कभी न कभी कमज़ोर ही होंगे और तुम्हारी भी किसी स्ट्रॉन्ग ने रक्षा की होगी। जो ताकतवर होते हैं उन्हें कमज़ोरों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि एक कमज़ोर स्ट्रॉन्ग बने और बाकी के लोगों की रक्षा करे। तंजीरो की बात सुन के अकाज़ा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अकाज़ा को समझ नहीं आता है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि तंजीरो एक स्ट्रॉन्ग और वर्दी अपोनेंट है। और तभी कोई अकाज़ा के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। हर कोई शुरुआत में कमज़ोर होता है, लेकिन बाद में वही तो स्ट्रॉन्ग बनता है। ये सुनकर अकाज़ा इरिटेट हो जाता है और पीछे खड़े इंसान के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन उसके पीछे कोई होता ही नहीं। ये देखकर तंजीरो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी उसने हवा में पंच क्यों मारा। तभी अकाज़ा बोलता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो, और तंजीरो पे 1000 फ्लैशेस अटैक कर देता है, जिससे पूरी ज़मीन टूट जाती है। तंजीरो इस अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। अब तानजीरो अकाज़ा से दूरी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर अकाज़ा का एक भी अटैक तानजीरो पे लैंड हुआ तो शायद तानजीरो आगे नहीं लड़ पाएगा। फिर तानजीरो अकाज़ा की फाइटिंग स्किल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अकाज़ा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था और कंटिन्यूसली उस पर वार करते जा रहा था। तभी तानजीरो उस पर सोरिंग फ्लेम हैज़ यूज़ करता है, जिससे लगभग अकाज़ा की गर्दन कट ही गई थी। अकाज़ा इस अटैक से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फ्लेम हैज़ अटैक यूज़ करते टाइम उसे तानजीरो की तलवार ही नहीं दिखाई दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो तानजीरो और बाकी सभी के लिए प्रे कर रहा था। फिर हमें पता चलता है रेनगोकू के भाई ने कौए की मदद से तानजीरो के लिए एक लेटर भिजवाया है, जिसमें सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ सीक्रेट लिखा था। लेकिन वो कौआ तानजीरो को लेटर दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तानजीरो की फाइट हो रही थी। फिर अकाज़ा तानजीरो की तलवार को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने ही वाला था कि तभी तानजीरो घबराहट में एक हेडबट मार देता है। लेकिन इस अटैक से अकाज़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से तानजीरो की तलवार तोड़ने लगता है। लेकिन इस बार ग्यू आ जाता है और वो अकाज़ा का हाथ काट देता है, जिससे तानजीरो की तलवार बच जाती है। और ग्यू कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। जो देखकर अकाज़ा समझ जाता है कि ग्यू के सेंसेस अब बेहतर हो गए हैं और उसकी बॉडी की मूवमेंट भी अब पहले से बेहतर हो गई है। फिर अकाज़ा बोलता है, जब कोई इंसान मौत की तरफ बढ़ता है तभी हमें उसकी असली पावर दिखाई देती है। जिसके बाद ग्यू पे डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है। फिर ग्यू अकाज़ा पर हमला कर देता है और अकाज़ा भी ग्यू पर डिस्ट्रक्टिव किल पंच से अटैक कर देता है, लेकिन ग्यू बड़ी आसानी से उसे डॉज कर देता है। इसे देखकर अकाज़ा सोचता है अब वो इसके साथ टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो चुका है। तभी ग्यू यूज करता है वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, जिससे अकाज़ा का राइट हैंड कट जाता है। तानजीरो जो दूर से फाइट देख रहा था समझ जाता है कि ग्यू अब बहुत ही पावरफुल हो चुका है और साथ ही साथ अकाज़ा भी अपनी ताकत को इम्प्रूव कर रहा है और उसके मूवमेंट्स भी अब और फास्ट हो चुके हैं। देखा जाए तो स्टेमिना के मामले में हमेशा डीमंस ही जीतेंगे। और तो और ये फाइनल बैटल भी नहीं है, अभी हमें मुजान से भी लड़ना है। तभी तानजीरो को याद आता है, जब अकाज़ा ने रेनगोकू के बारे में बात की थी तब उसने फाइटिंग स्पिरिट के बारे में कुछ बताया था। जिसके बाद उसे इनोस्के की बात याद आती है, जब एक बार इनोस्के उसे बता रहा था बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब मुझे कोई मारने के मकसद से हमला करता है तब मुझे अपने आप ही पता चल जाता है कि कोई मुझे मारने वाला है। और इसी चीज़ का यूज़ करके उसने ग्यूतोरो के अटैक को ईजिली डॉज किया था। और फिर इनोस्के कहता है, वहीं अगर कोई मुझे बिना मारने के टेंशन से देखता है तो उसे फील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो इसकी एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है, जब बटरफ्लाई मैंशन में वो अकेला बैठा था तब मेरे पीछे एक बूढ़ी दादी आकर बैठ जाती है और कई घंटों बैठने के बावजूद भी मुझे उनकी प्रेजेंस फील ही नहीं हुई। और वहीं अगर वो मुझे मारने की नज़र से देखती तो
उसे आसानी से पता चल जाता कि वो उसे मारने वाली हैं। इसके बाद तांजीरो को आइडिया हो जाता है कि वो अकाज़ा पर कैसे अटैक करेगा। फिर वो अकाज़ा पे हिनोकामी कागुरा से अटैक कर देता है, लेकिन अकाज़ा आसानी से उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो बड़ी मुश्किल से बचता है। और उसी पल तांजीरो समझ जाता है कि कहाँ पे गलती हो रही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं तांजीरो के डैड को, जिन्हें देखकर तांजीरो बोलता है, मैंने डैड को कभी भी ना तो गुस्सा करते हुए देखा, ना ही रोते हुए। उनके मुंह पे हमेशा ही एक छोटी सी स्माइल होती थी और उनका दिमाग हमेशा शांत रहता था। जब तांजीरो छोटा था, वो अपने डैड से पूछता है, कैसे आप हिनोकामी कागुरा को इतनी देर तक परफॉर्म करते हो और आपके दिमाग में तब क्या चलता है। हालांकि तांजीरो एक छोटा सा बच्चा था, बट फिर भी वो समझता था कि इस डांस को रात भर परफॉर्म करना आसान नहीं है। और तो और वो उस टाइम पे बहुत बीमार भी थे। फिर तांजीरो अपने डैड से पूछता है, क्या वो अगले साल इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सुनकर उसके डैड बोलते हैं, इतनी चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो बोलते हैं, इस डांस को मैं हर साल परफॉर्म करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक भी बार थकान महसूस नहीं हुई। फिर वो बोलते हैं, जब मैं जवान था तब इस डांस को इतनी देर तक परफॉर्म करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर उन्होंने इस डांस में जितने भी फालतू के पार्ट्स थे उन्हें रिमूव कर दिया और इस डांस को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, जिससे वो बिना थके और सही ब्रीदिंग स्टाइल से कई घंटों तक इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो जो भी काम आप करते हैं, अगर उनमें से अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया जाए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तब आप बिना थके कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। फिर हमें तांजीरो के डैड के मरने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तांजीरो के डैड बहुत ही बीमार हो चुके थे और एक रात वो तांजीरो को नींद से उठा के बोलते हैं, मेरे साथ चलो। जिसके बाद थोड़ी ही दूर जाने पे उनका सामना एक बहुत ही बड़े बालू से हो जाता है, जिसे देख तांजीरो घबरा जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन तांजीरो के डैड एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर उस बालू के सामने ही खड़े थे। वो कहते हैं, इस बालू ने बहुत से लोगों की जान ली है और अब ये हमारे इलाके में घुस चुका है, पर मैं किसी को भी अपनी फैमिली को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। फिर वो बालू तांजीरो के डैड पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो एक कदम आगे बढ़ा पाता। तांजीरो के डैड उस छोटी सी कुल्हाड़ी से बालू के सर को बहुत ही आसानी से काट देते हैं, जिसको देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है, क्योंकि तांजीरो के सेंसेस बचपन से ही बहुत स्ट्रांग थे। तो वो फील कर पाता है कि उसके डैड की मूवमेंट्स बिल्कुल एक ट्री की तरह थे। और तो और उनका बालू को मारने का कोई अटेंशन भी नहीं था। जिसके बाद वो तांजीरो को बोलते हैं, क्या तुमने वो देखा। और और फिर वो दोनों उस बालू के लिए प्रे करते हैं। फिर तांजीरो के डैड उसे बोलते हैं, इसे तुम जीवन भर याद रखना। तब तो तांजीरो को उनकी बात समझ नहीं आती है, बट अब वो समझ जाता है कि उसके डैड उस दिन ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे अकाज़ा ने तांजीरो को पकड़ लिया था और उसने उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन जब अटैक तांजीरो को लगने ही वाला था, तभी तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस करता है और अब तांजीरो अकाज़ा के मसल और वेन्स को देख पा रहा था। फिर वो इनोसके और उसके डैड की बताई गई बातों को मर्ज कर देता है। अब वो बिना किसी बैटल स्पिरिट और ना मारने की इच्छा से वो अकाज़ा का सर काट सकता है। दूसरी ओर वो देखता है ग्यू का स्टेमिना भी धीरे धीरे कम हो रहा था और अकाज़ा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर अकाज़ा डिसाइड करता है कि वो अब ग्यू को मार देगा, और वहीं तांजीरो इस फाइट को बहुत ही गौर से देख रहा था और वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी देख पा रहा था। और फिर अकाज़ा ग्यू की तलवार को तोड़ देता है और बोलता है, बस अब तुमने मुझे बहुत एंटरटेन कर दिया।
बट अब समय आ गया है तुम्हारे मरने का। फिर वो ग्यू पे एक पंच लैंड करने ही वाला था, तभी तांजीरो अकाजा का हाथ काट देता है, जिससे अकाजा कुछ समझ ही नहीं पाता कि अभी अभी क्या हुआ। हालांकि वो समझ गया होता है कि तांजीरो अब बहुत ही बदल गया है और उसकी प्रेजेंस भी अब पहले से ज़्यादा अनोइंग हो चुकी है। फिर अकाजा बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे पावरफुल अटैक एंड स्टाइल क्रियोटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो का यूज़ करता है, जिसे डॉज करने के लिए ग्यू डेड काम का यूज़ करता है। लेकिन ये अटैक अकाजा के सामने बेकार था और ग्यू अकाजा के अटैक से दीवार पर जा लगता है। फिर अकाजा उसे बोलता है, तुम भी तांजीरो और रेनगोकू की तरह हो, लेकिन तुम में कुछ अलग ही बात है। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो और एक डीमन बन जाओ। लेकिन तांजीरो अभी तक नहीं मरा था और वो अकाजा के पीछे ही खड़ा था। और ग्यू भी ये देख सोचने लगता है शायद अकाजा ने अभी तक तांजीरो को नोटिस नहीं किया है और यही सही मौका है। लेकिन तांजीरो चिल्लाते हुए बोलता है, अकाजा मैं तुम्हें मार दूंगा। और अकाजा भी तांजीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है। और तभी अकाजा को रियलाइज होता है कि वो तांजीरो की बैटल स्पिरिट को फील ही नहीं कर पा रहा है, जिससे उसके मूवमेंट्स का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। इससे पहले अकाजा कुछ समझ पाता, तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग सीटिंग सन डांस ऑफ द फायर गॉड, और देखते ही देखते अकाजा का सर दर्द से अलग हो जाता है। अकाजा भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर तांजीरो की बैटल स्पिरिट कहाँ गई। इन शॉर्ट उसे लग रहा था कि वो एक पेड़ से फाइट कर रहा है और वो समझ जाता है तांजीरो ने सेल्फलेस स्टेट मास्टर कर ली है, जिसे वो हमेशा से ही मास्टर करना चाहता था। जिसे देखकर क्यों शॉक हो जाता है, और वो हो भी क्यों ना, आखिर तांजीरो ने अपर मून 3 का गला काटा था। फिर अकाजा अपने कटे हुए सर को पकड़कर उसे जोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी ग्यू अपनी टूटी हुई तलवार से अकाजा के सर को मारता है, जिससे उसका सर नीचे गिर जाता है और फाइनली उसका सिर डिसइंटीग्रेट होने लगता है। जो देख तांजीरो और ग्यू को राहत मिलती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब अकाजा मर जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ। भले ही उसका सर डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी हिल रही होती है और अचानक से उसकी बॉडी डिस्ट्रक्टिव डेथ एक्टिवेट कर देती है। इससे पहले तांजीरो कुछ समझ पाता, अकाजा डिस्ट्रक्टिव लेग से उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो दीवार पर जा लगता है और बेहोश हो जाता है। अकाजा तांजीरो पर और हमला करता उससे पहले ही ग्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग स्ट्राइकिंग टाइड से तांजीरो को बचा लेता है। अब अकाजा की बॉडी पर आए कट्स भी पहले से ज्यादा जल्दी हील होने लगते हैं। जो देख ग्यू गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अगर उसने तांजीरो को मारना है तो उससे पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं देख सकता। ये बात सुनकर अकाजा को किसी की याद आती है, जो कहता है, तलवार हमारे दिलों में है और जिस चीज से हम लड़ते हैं वो है हमारे हाथ। लेकिन इससे अकाजा को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से क्यू से लड़ने वाला होता है कि तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हाकोजी सान, अब समय आ चुका है ये सब बंद करने का। दूसरी ओर ग्यू देखता है अब अकाजा लड़ने के मूड में आ चुका है, पर अब ग्यू की हालत नहीं है कि वो अब थोड़ा भी और लड़ सके। जो चीज उसे खड़ा रख रही है वो है उसकी ब्रीथिंग फॉर्म, जिस वजह से वो समझ नहीं पाता है कि अब वो अकाजा से कैसे लड़ेगा। लेकिन जो भी हो, अब वो तांजीरो को मरने नहीं देगा। अकाजा फिर से ग्यू की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर से वो लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुकने को बोलती है। लेकिन अकाजा कुछ समझ नहीं पाता है और पूछता है, तुम कौन हो? और फिर वो लड़की बोलती है, अब टाइम आ गया है आफ्टर लाइफ में जाने का। जिस पे अकाजा कहता है उसे तांजीरो और क्यू को मारना होगा। वो लड़की कहती है, तुम्हें उन्हें क्यों मारना है? जिस पे अकाजा बोलता है, मैं उन्हें मारकर और भी स्ट्रांग हो जाऊंगा। फिर वो पूछती है, तुम्हें स्ट्रांग क्यों बनना है? जिस पर अकाजा बोलता है, अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा
तो मैं अपने डैड के लिए दवाई नहीं ला पाऊंगा। अब हम अकाजा की बैक स्टोरी देखेंगे। डीमन बनने से पहले अकाजा का नाम हाकुजी होता है, जिसे गांव वालों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे रस्सियों से बांध कर रखा था। उसे इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह मारा होता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी पे खून के निशान पड़े हुए थे। फिर उस बच्चे को गांव के मुखिया के पास ले जाया जाता है। उस गांव का मुखिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस बच्चे को इतना मारने के बावजूद भी वो अभी भी हंस रहा होता है। इसलिए उस गांव का मुखिया उसका डीमन चाइल्ड नाम घोषित करता है। इसके बाद हाकोजी को वो लोग छोड़ देते हैं। फिर हाकोजी दौड़ता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन इतने में एक बूढ़ा इंसान हाकोजी को पकड़कर कहता है, तुम्हारे डैड को जब पता चला कि तुमने चोरी की है, वो भी उसकी दवाइयों के लिए, तो उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने डैड का अंतिम संस्कार करता है और उनका लिखा हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा था वो बस एक बोझ थे हाकोजी के लिए और वो अपने बेटे को चोरी करते हुए कभी भी नहीं देख सकते, इसलिए वो उसके सर से थोड़ा बोझ कम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जियो, इसमें तुम्हें कोई भी गलत काम ना करना पड़े। उस लेटर को पढ़ के हाकोजी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अगर उन्हें इससे इतनी ही परेशानी थी तो वो मुझे बता सकते थे, लेकिन सुसाइड करने का तो कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उस दिन जितनी मार खाई उससे 10 गुना मार ज्यादा खा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने डैड के लिए। उसे इस इंसानों की बनाई हुई सोसाइटी पे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चला जाता है, जहां पर उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है, जिनको वो इतना ब्रूटली मारता है कि कोई यकीन नहीं करेगा। सिर्फ 11 साल का बच्चा भी ऐसा कर सकता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसके डैड ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तभी वहां पर एक मार्शल आर्टिस्ट आता है और वो उससे कहता है तुम मेरा डोजो ज्वाइन कर लो। हाकोजी साफ साफ उसे मना कर देता है, लेकिन कुछ भी करके वो उसे मना लेता है और उसे अपने डोजो ले जाते हुए कहता है मेरा नाम केजो है और मैं एक डोजो चलाता हूँ। हालांकि मेरे डोजो में अभी एक भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए छोटे मोटे काम करके मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ। फिर केजो उसे ऑफर देता है कि वो उसके साथ उसके डोजो में रह सकता है, लेकिन उसकी एक बेटी है जो बहुत बीमार है, तो उसे उसकी देखभाल करनी होगी। और मास्टर केजो ये भी कहता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पा रही थी। फिर उसी दिन वो मिलता है कायोकी से, जो बेड पे लेटी हुई, जिसको देखकर हाकोजी को अपने पिता की याद आती है, जो भी मोस्टली बीमार ही रहते थे। इसके बाद मास्टर के जो किसी काम से बाहर चले जाते हैं और फिर कायोकी उससे पूछती है क्या तुम्हें किसी ने मारा है। देन अकाजा, जिसको ये सारी बातें याद आ रही थी, कहता है मेरी लाइफ बोरिंग और बेकार स्टोरी के अलावा और कुछ नहीं है। अकाजा फिर सोचता है क्यों बीमार लोग अपने आप को बोझ और बेकार समझते हैं, क्योंकि ऐसा ही उसके डैड और कायोकी करती है। इसलिए ट्रेनिंग के टाइम पे भी हाकोजी को हमेशा कायोकी की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन हाकोजी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही वो अपने डैड की देखभाल करता था और उसे इसकी आदत थी। क्योंकि उसका बचपन नॉर्मल नहीं था, इसलिए उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, इसलिए वो पूरा दिन या तो ट्रेनिंग करता था या फिर कायोकी की देखभाल। फिर एक दिन कायोकी उससे कहती है आज रात फायरवर्क शो होने वाला है और लोग कहते हैं ब्रिज से फायरवर्क शो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन कायोकी आज तक वहां पर नहीं गई, इसलिए वो मरने से पहले एक बार फायरवर्क शो देखना चाहती है। फिर हाकोजी कहता है इस साल अगर वो फायरवर्क्स नहीं भी देख पाई तो अगले साल या फिर उससे भी अगले साल जब कायोकी पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ फायरवर्क शो देखने जाएंगे। जिसको सुनकर कायोकी रो पड़ती है। वो समझ नहीं पाता कि कायोकी क्यों रो रही है। फिर एक दिन मास्टर केजो और हाकोजी कुएं से पानी पी रहे होते हैं। तब मास्टर केजो बोलते हैं उन्होंने एक बार अपनी फाइटिंग स्टाइल की मदद से
एक बूढ़े इंसान को चोरों से बचाया था, जिसके बाद उस बूढ़े इंसान ने खुश होकर मुझे ये जमीन दे दी थी जिस पर उन्होंने अपना डोजो ओपन किया है। लेकिन जब ये बात पास के किनजुत्सु डोजो को पता चली तो उस डोजो के सारे स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर गांव में उसकी बुराई करने लगे और गांव में उसकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि अब गांव का कोई भी बच्चा उसके डोजो में नहीं आता। उनकी बात को हाकोजी बहुत ही ध्यान से सुनता है। इसके बाद धीरे धीरे हाकोजी मास्टर केजो का फैमिली मेंबर बन जाता है। फिर कहानी कुछ साल आगे पहुंच जाती है, जहां पर हाकोजी 18 साल का हो चुका था और कायोकी 16 साल। जब हाकोजी अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था, तब मास्टर केजो उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं क्या हाकोजी उनके बाद इस डोजो को संभाल सकता है और उनकी बेटी से शादी कर सकता है। ये सारी बातें इतनी ज्यादा रैंडम थी कि वो दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं और तब हाकोजी को अपने पिता के सुसाइड लेटर पर लिखी हुई बातें याद आती हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। इस पॉइंट पे हाकोजी को समझ आ जाता है अब उसकी लाइफ में सिर्फ दो ही इंसान हैं जिन्हें उसे प्रोटेक्ट करना है, मास्टर केजो और कायोकी। और फिर वो अपने डैड की ग्रेव में जाता है उनको गुड न्यूज देने के लिए। जब वो वहां से वापस लौट रहा होता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो कहता है पास के केनजुत्सु डोजो वालों ने तुम्हारे कुएं में जहर मिला दिया था, जिस वजह से मास्टर केजो और कायोकी दोनों ही मारे गए हैं। इस बात को सुनते ही हाकोजी पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर केजो और कायोकी की बॉडी को देखते हुए कहता है मैं अपने फैमिली मेंबर्स को कभी बचा नहीं पाया। फिर उसे याद आता है कैसे वो इस साल कायोकी के साथ फायरवर्क्स देखने गया था, जहां पर उसे कायोकी बोलती है जब वो दोनों बच्चे थे तब हाकोजी ने कायोकी को बोला था अगर इस साल वो फायरवर्क्स देख नहीं पाए तो अगले साल या फिर उससे भी अगले साल जब वो ठीक हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ फायरवर्क शो देखने जाएंगे। ये छोटी सी बात कायोकी के लिए इमोशनल इसलिए थी क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बीमार थी और डॉक्टर्स को भी नहीं पता था वो और कितने साल जिएगी। और अपनी बीमार बेटी का ख्याल ना रखने के कारण उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया था। और वहीं दूसरी ओर हाकोजी था जिसे उस पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर ठीक हो जाएगी। और उसी दिन वो फायरवर्क्स देखते हुए हाकोजी को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिसके जवाब में हाकोजी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता है और वो बोलता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब कायोकी और मास्टर दोनों मारे जा चुके थे तो उसका प्रॉमिस किसी काम का नहीं रहा। फिर हमें एक इंसिडेंस के बारे में बताया जाता है। हाकोजी नाम का एक लड़का केनजुत्सु डोजो में घुसता है और 67 लोगों को अकेले अपने हाथों से ब्रूटली मार देता है। वो मंजर बहुत ही खतरनाक था। वो सिर्फ अपने हाथों से लोगों की पसलियां तोड़ रहा था और उनके सर फोड़ रहा था। ये इंसिडेंस इतना ब्रूटल था कि बाद में जाकर गांव के लोगों ने इसे झूठी कहानी बता दिया। डोजो में प्रेजेंट सारे लोगों को मारने के बाद हाकोजी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना है, वो मिलता है मुजान की बुत्सुजी से। मुजान ये सोचकर हैरान था कि कैसे एक इंसान ने अपने हाथों से इतने सारे लोगों को मार दिया। इसके बाद हाकोजी जो मुजान के सामने खड़ा था कहता है मेरे आगे से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन मुजान उसके सर के आर पार अपना हाथ घुसा देता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, इतने ज्यादा कि तुम एक अपर मून भी बन सकते हो। क्या तुम एक डीमन बनना पसंद करोगे? जिसके जवाब में हाकोजी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आकोजी बन जाता है अपर मून 3 आकाजा। डीमन बनने के बाद आकाजा अपनी पूरी मेमोरी भूल जाता है। उसे बस यही याद रहता है कि बस उसे स्ट्रांग बनना है। फिर वो कहता है मेरी लाइफ एक बेकार स्टोरी के अलावा कुछ नहीं है। अब प्रेजेंट में हम तंजीरो को देखते हैं जो होश में आ चुका था। वो ये देखकर हैरान था कि अकाजा अभी तक नहीं मरा। इनफैक्ट उसने अपना आधा सर रीजनरेट भी कर लिया है। और तभी वो हिनोकामी काबुरा को एक्टिवेट करता है। लेकिन इस पॉइंट पे तंजीरो इतना ज्यादा वीक हो गया था कि उसके हाथ से तलवार ही छूट जाती है। क्योंकि वो अकाजा के क्लोज पहुंच गया था इसलिए वो अकाजा को एक पंच मार देता है। उसका पंच खाकर अकाजा को मास्टर केजो का पंच याद आ जाता है और फिर उसे याद आता है
कि उसे वीक लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है, क्योंकि वीक लोग हमेशा पीछे से वार करते हैं और दूसरों के कुएं में पॉइजन डाल देते हैं, कभी भी फेस टू फेस लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन अकाज़ा ने अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को अपना हथियार बना लिया था। उसने अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल और अपने फादर के आखिरी वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं की और वो एक डीमन बन गया और एक डीमन बनकर लोगों को मारता रहा। इसके बाद अकाज़ा डिस्ट्रक्टिव डेथ डीमन आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर तानजीरो और क्यू दोनों ही पैनिक हो जाते हैं, लेकिन तभी अकाज़ा अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तानजीरो और ग्यू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन तानजीरो की सेंस ऑफ स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो समझ जाता है अकाज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश और रिलीफ फील कर रहा है, जैसे उसे कई सालों बाद मुक्ति मिली हो। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अकाज़ा के पास मुजान का बहुत ज़्यादा ब्लड था, इसलिए उसकी बॉडी अपने आप ही रीजनरेट होने लगती है। फिर अकाज़ा अपने आप को रोकता है और खुद को समझाता है कि वो इस फाइट को हार चुका है। तानजीरो और ग्यू ने बिना किसी चीटिंग के इस फाइट को जीता है और अकाज़ा उन लोगों में से नहीं है जो हारने के बाद पीछे से वार करे। फिर अकाज़ा अपने डैड की स्पिरिट से मिलता है, जिनसे वो डीमन बनने के बाद उसने जितने भी लोगों को मारा था उसके लिए सर झुकाकर माफी मांगता है और तभी उसके सर पर मास्टर के जो हाथ रखकर बोलते हैं, भले ही किसी ने कितना भी गलत किया हो लेकिन उसके पास मौका होता है सब कुछ ठीक करने का। लेकिन मुजान अकाज़ा का सर पकड़कर उसे धमकाने लगता है कि अब वो इंसान नहीं है और उसे अपने मास्टर की बात माननी पड़ेगी, जिससे अकाज़ा की बॉडी और भी जल्दी रीजनरेट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कायोकी की स्पिरिट आ जाती है और उससे बोलती है, हकोजी सान, अब समय आ गया है आफ्टर लाइफ में जाने का, तुम अभी ये सब बंद कर सकते हो। भले ही मुजान अकाज़ा की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इन दी एंड हाकोजी की विल पावर जीत जाती है और वो फाइनली कायोकी से गले मिलता है और रोते हुए उससे माफी मांगता है और बोलता है वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कायोकी को इस बात से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो कहती है अब हम एक साथ आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं। जिस पोजीशन में वो कायोकी से गले मिलता है उसी पोजीशन में अकाज़ा की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो दोनों आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। फाइनली अब ये बैटल खत्म होती है, जिसे देख तानजीरो और क्यू दोनों ही बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं और कहते हैं क्या अब हम लेडी तमायो के पास जा सकते हैं। लेकिन दोनों के पास इतनी ताकत नहीं होती है और तभी तानजीरो बेहोश हो जाता है और ग्यू भी अपनी तलवार पर सर रखकर बेहोश हो जाता है। और फिर एक क्रो सबको इन्फॉर्म करता है कि अपर मून 3 अकाज़ा मारा जा चुका है और जिन्होंने उसे मारा है तानजीरो और ग्यू वो दोनों बेहोश हो चुके हैं।